हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप देख लोगे, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की जीके जीएस के लिए ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 3 की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके हर एक एसएससी के एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं, खासतौर पे जो रेलवे का एग्ज़ाम है या फिर कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं, यानी जो वायु की संघटक गैसें वो सामान्यतः किसकी होती हैं? और आंसर लिखा हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो किसकी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, ध्यान से समझो, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, लिखा है, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। यानी हमारे लिए पेड़ पौधे क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है पंखा करने से शरीर में ठंडी की अनुभूति क्यों होती है? यानी जब हम लोग पंखा करते हैं तो शरीर में ठंडी की अनुभूति क्यों होती है? तो लिखा हुआ है शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभूति होती है। किसके कारण होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हों, ऐसा क्यों? यानी पूछा गया आपसे कि वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित भू संपर्कित हों, ऐसा क्यों? तो लिखा हुआ है क्योंकि जब वैद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। यानी आप लोगों ने देखा होगा अर्थिंग वायर जिसको बोलते हैं। आप लोग ध्यान दो, जब हम लोग कोई बड़ा उपकरण लेके आते तो उसका जो प्लग होता है कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर 2 होती है और यहाँ पर एक बड़ी होती है, ठीक है ना। आप पिन मान सकते हो। तो 2 पतली पिन होती हैं और एक बड़ी पिन होती है। इस बड़ी पिन का काम ही यही होता है कि जब भी कभी टेक्निकल फॉल्ट आती है तो यहाँ से करंट, भू संपर्कित जो तार होता है आपका, जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, पूरा करंट उसके द्वारा पृथ्वी में चला जाता है और पृथ्वी अनंत चालक का विभव है, ऐसा माना गया है। ठीक, इस वजह से जान हानि की नुकसान नहीं होता, यानी किसी भी व्यक्ति को करंट नहीं लगता है और ऐसे स्थिति में करंट से बचा जाता है। तो मुख्य कारण ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। लिखा है बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि, यानी जो बर्फ है आपकी वो जल पर क्यों तैरती है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो लिखा है यह जल से हल्की होती है। तो बर्फ किसके कारण तैरती है? क्योंकि यह जल से हल्की होती है। अगला लिखा हुआ है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। यानी पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा उत्तल। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा है वर्षा की बूंदें या वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। यानी जो वर्षा की बूंद होती हैं वो गोलाकार क्यों होती है? तो उसका मुख्य कारण है सतही तनाव के कारण, या फिर आप कह सकते हो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। यानी वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? तो इसका मुख्य कारण होता है पृष्ठ तनाव, या फिर आप सतही तनाव भी बोल सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? यानी जो रेबीज का टीका होता है इसकी खोज किसने की थी? तो लिखा हुआ है लुई पास्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी रेबीज के टीके को खोज किसने की थी? तो वह थे लुई पास्चर। अगला लिखा है परम दाब है। यानी परम दाब कौन सा? तो लिखा है गेज दाब +1 बार। परम दाब किसको बोलते हैं? गेज दाब +1 बार। अगला लिखा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण। लिखा हुआ क्वेश्चन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण ताप में वृद्धि होता है। यानी उसकी वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ताप में वृद्धि। अगला लिखा हुआ है एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो वो नापी जाती है आपके एस्ट्रोबोस्कोप से। किससे नापी जाती है? एस्ट्रोबोस्कोप से। अगला लिखा हुआ पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। अब इसको समझो ध्यान से। मतलब कहने का ये, जैसे आपके पास ये एक गिलास है, ठीक है ना, और इसमें ये पानी भरा हुआ है अंदर। अब पानी भरा हुआ और यहाँ पर एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग पिंक कलर से कर रहे हैं। तो बर्फ का टुकड़ा जब पड़ा है आपका, तो पूछा गया है कि जब ये बर्फ का टुकड़ा घुल जाएगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ज़्यादातर लोगों के मन में विचार आता है पानी का स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझो, जब आपने गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा डाला होगा तो जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा डालोगे तो पानी का स्तर थोड़ा ऊंचा होता है। यानी पानी का स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाता है। आपने कंकड़ वाली कहानी सुनी होगी, कौवे की और कंकड़ की कहानी। यानी एक कौवा होता है, घड़े में कंकड़ डालता रहता है और धीरे धीरे पानी ऊपर आता है और उसके बाद वो अपनी प्यास बुझाता है, यानी पानी पी लेता है।
तो यहीं से आप कॉन्सेप्ट लगाओ कि जब किसी वस्तु को आप पानी में डालते हो तो पानी का स्तर बढ़ता है। तो जब आपने बर्फ़ का टुकड़ा डाला होगा तो वो जो पानी का स्तर है उतना ही ऊपर बढ़ेगा जितने में वो बर्फ़ घुल सकती है। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। यानी जब बर्फ़ का टुकड़ा आप डालोगे तो पानी का स्तर उठता है और वह स्तर उतना ही उठेगा जितने में वह बर्फ़ पिघलकर उतना ही पानी बना देगी। इस वजह से पानी के स्तर अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है। देखो क्वेश्चन जनरल साइंस के पढ़ने के साथ साथ आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा काम करके आ पाओगे। अगला लिखा हुआ है डाइन इकाई, यानी डाइन जो है वो किसका मात्रक है, तो वो होता है बल का मात्रक। अगला लिखा है एड्स फैलता है, यानी एड्स किसके द्वारा फैलता है, तो गलत यौन संबंध से। एड्स जो रोग होता है वो गलत यौन संबंध से बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है सोलर सेल बदलता है, यानी जो सोलर सेल होता है वो किसको बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब देखो बदलने वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर हम आपसे कहें हीटर क्या करता है, ठीक, कई सारे क्वेश्चनों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। हीटर क्या करता है, तो हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, क्योंकि हीटर करंट लेता है तो विद्युत ऊर्जा हो गई, और किस में बदलता है, चीज़ों को गर्म करता है तो ऊष्मीय ऊर्जा में। अच्छा, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे बल्ब क्या करता है, तो बल्ब क्या करता है, बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगर अगला क्वेश्चन हम आपसे करें कि डायनेमो क्या करता है, बताइए, तो डायनेमो का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऐसे ही जितने भी ऊर्जा के परिवर्तन वाले जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब आप तैयार करो, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे छूटे ना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, आरडीएक्स है। आरडीएक्स क्या होते हैं, तो वो एक विस्फोटक होते हैं। आरडीएक्स किसको बोलते हैं, एक विस्फोटक को। अगला लिखा है समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या है, यानी जो समुद्री जल होता है उसमें साधारण नमक की कितने प्रतिशत है, तो वो 10% है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान, फिर ब्लैंक दिया, से गिरती है, तो एक समान त्वरण से गिरती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है लीफ ब्लाइट रोग अधिकार पाया जाता है, यानी जो लीफ ब्लाइट रोग है अधिकार पाया जाता है तो उच्च उत्पादकता वाले धान में। कहाँ रोग पाया जाता था, उच्च उत्पादकता वाले धान में। अगला क्वेश्चन लिखा है राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है, तो ये कहाँ पर स्थित होता है, ये जड़ में स्थित होता है। अगला लिखा है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो वो होता है 212 डिग्री। फ़ारेनहाइट स्केल पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है, तो केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो केएस को आप यहाँ पर ध्यान दो, एमकेएस पद्धति है। ये कौन सी पद्धति है, एमकेएस। पद्धतियाँ 3 होती हैं, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस, और एक होती है एसआई, चौथी पद्धति। तो एमकेएस और एसआई सेम है। एमकेएस का मतलब हो गया जब हम लोग लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में। एक होती है आपकी एफपीएस, कौन सी होती है, एफपीएस, तो लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में। और एक होती है आपकी सीजीएस। 3 ही पद्धति मुख्य रूप से है। तो जब लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं तो होती है सीजीएस पद्धति, और एसआई होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये एमकेएस पद्धति ही होती है। यानी एसआई का मतलब हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। आई होप आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है माइका क्या है। क्वेश्चन क्या है, माइका क्या है, तो माइका होता है विद्युत का कुचालक। अगला लिखा सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना को AU से लिखते हैं। चांदी का पूछ दे तो AG, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। मैग्नीज को पूछ दे तो MN, मैग्नीशियम को तो MG, बिस्मत को पूछ दे तो BI। तो ठीक, ये केमिस्ट्री के फार्मूले आपने फर्स्ट ईयर इंटर में अच्छे से पढ़ा होगा। अगला लिखा हुआ प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। उसके अंदर का दाब अधिक होता है जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जल्दी पकता है। अगला लिखा है कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, तो लिखा हुआ 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हम लोगों को सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इसके ही बीच की सुन सकते हैं, इससे अधिक की ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते, उसको ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। अगला लिखा हुआ बैंक्राइटिस रोग संबंधित है, तो बैंक्राइटिक रोग किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है फेफड़ों से। अगला लिखा शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। से Na है, यानी Na क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग, यानी क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पीयूष ग्रंथि अब स्थित है, यानी जो पीयूष ग्रंथि है वो आपकी कहाँ स्थित है, वो स्थित है आपकी मस्तिष्क में। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा है डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है, यानी जो डिप्थेरिया बीमारी होती है वह किसको प्रभावित करती है, तो वो प्रभावित करती है आपके गले को।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है टेलीविज़न के आविष्कारक हैं, तो टेलीविज़न के आविष्कार हैं आपके जे.एल. वेयर्ड। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है यानी के इक्वल जिसको हम लोग कहते हैं हाफ mv²। के बराबर क्या होता है हाफ mv², जहाँ m आपका है द्रव्यमान, v है वेग और k है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, तो ध्वनि के तरंगों के परावर्तन, यानी जो प्रतिध्वनि होती है वो ध्वनि के तरंगों के परावर्तन के कारण। परावर्तन का मतलब क्या होता है, जहाँ से कोई चीज़ टकरा कर वापस आ जाए। जैसे आपने क्लास 10th या 12th में पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकरा कर वापस आती है तो वो प्रकाश का परावर्तन होता है। वैसे ही ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है जिसके कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। देखा होगा आप लोगों ने पहाड़ों के पास जाके हम या फिल्मों में दिखाते हैं, जब हम कोई आवाज़ लगाते हैं तो उस आवाज़ को वही आवाज़ पहाड़ों से टकरा कर पुनः हमको सुनाई देती है, तो यही होती है आपकी प्रतिध्वनि। अगला पॉइंट लिखा हुआ पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ़ को पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा तो अपरिवर्तित रहेगा। पिछले भी लेक्चर में इसकी चर्चा हमने की थी। जब भी आप बर्फ़ का टुकड़ा गिलास में डालोगे तो जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डालोगे तो पानी का स्तर बढ़ता है और वह उतना ही बढ़ता है जितने में बर्फ़ घुल सके। यानी कहने का मतलब ये मत सोचना आप कि जब बर्फ़ घुल जाएगी तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा। ज़्यादातर लोगों का आंसर यही होता है कि स्तर बढ़ जाएगा, स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, लिखा हुआ है दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो वो असंख्य या अनंत। एक ये भी कभी कभार आंसर देता है अनंत, जिसको हम लोग इनफाइनाइट ऐसे सिंबल से समझ सकते हैं। यानी अगर दो समांतर दर्पण है उसके बीच में कोई भी आप वस्तु रख दोगे तो उसके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा अनंत होती है। अगला लिखा हुआ है सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, तो वो प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। अगला लिखा है एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसक जाएगा, तो वो भी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझो, जैसे समतल दर्पण की विशेषता आपने 10th या 12th में पढ़ी होगी। तो समतल दर्पण क्या होता है, हम लोग दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े होते हैं हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी दूरी पर बनता है। आई होप आप बस समझ गए होगे, अगर नहीं समझ रहे तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये आपका हो गया दर्पण, ठीक, ये क्या हो गया आपका दर्पण। अब इस दर्पण से मान लो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये एक वस्तु रखी है, तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 10 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा। आप ट्राई कर सकते हो घर में, इसको आप शीशे के सामने खड़े होइए, उसके बाद धीरे धीरे आप पीछे हटोगे तो आपका प्रतिबिंब जो दर्पण के अंदर बन रहा है वो भी धीरे धीरे पीछे हटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी दूरी पर समतल दर्पण से वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। वही ये क्वेश्चन था कि एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसकाया जाता तो उसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगा। अगला लिखा है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। अगला लिखा है कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। आपने देखा होगा टावर में या एम्बुलेंस में या कहीं भी खतरे का सिग्नल के लिए हम लोग रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगला लिखा है वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है उसको क्या कहते हैं, वो आयोनोस्फेयर। अगला लिखा है ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, तो ठोस की शुद्धता आपकी निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा, अशुद्ध रहने पर गलनांक कम हो जाता है। तो इतने पॉइंट आई होप आप समझ गए होंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको और अच्छे से रिवीजन कर सको। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं, जो कीड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। अगला लिखा खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो वो है विटामिन के। अगला क्वेश्चन लिखा ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए ऑडियोमीटर किसका प्रयोग करते हैं, ऑडियोमीटर। अगला लिखा कैलोरी यूनिट है, कैलोरी किसका मात्रक है, तो ये ऊष्मा का मात्रक। ठीक, बहुत से आसान पॉइंट है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है, तो नाभिकीय विखंडन में आपकी ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। अगला लिखा है खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं, तो खानों में अधिकतर जो धमाके होते हैं वो किसके मिलने के कारण होते हैं, वो हवा के साथ मीथेन जब मिलती है तो धमाका होता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो केल्विन में होता है 310 केल्विन। डिग्री फॉरेन में होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में पूछे तो 310। तीनों पॉइंट आप नोटबुक में नोट कर लीजिए।
क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। देखो दो आपके ग्रहण होते हैं, बचपन से आप सुनते आए होंगे, एक सूर्य ग्रहण एक चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में होती है। यानी अगर मान लो ये आपका सूर्य है, ठीक, चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में होगा और इधर पृथ्वी है मान लो, ठीक, और बीच में है आपका चंद्रमा, जो ये हम येलो कलर से दिखा रहे हैं, ये चंद्रमा। तो जब चंद्रमा बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में होगी तब चंद्र ग्रहण। 2 पॉइंट याद रखना है आपको, जब चंद्रमा बीच में तब सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में तब चंद्र ग्रहण। 2 ही कंडीशन होती है। अगला पॉइंट लिखा है शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल, यानी प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल किसको कहते हैं? प्राथमिक सेल को। अगला लिखा है यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। किसका स्रोत है? नाइट्रोजन का। अगला लिखा एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। अगला लिखा है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है, यानी समुद्र जो है पृथ्वी की सतह के कितने को घेरे? तो लगभग 71% को। अगला लिखा है किसी तत्व की परमाणु संख्या है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, यानी परमाणु संख्या प्रोटॉनों की ही संख्या को कहते हैं। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, जो प्रकाश का रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर। अगला लिखा है शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? लिखा है जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, यानी जब हवा ठंडी ठंडी लगी हो, हवा आर्द्र हो, आर्द्र का मतलब जिसमें नमी हो, और तापक्रम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तब क्या होता है? सबसे अधिक पसीना निकलता है। अगला लिखा हुआ है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन, या कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बनता है कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप संलयन भी सही कर सकते हो। अगला लिखा हुआ है कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। अगला लिखा एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, तो है रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला लिखा हुआ नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना। न्यूट्रॉनों को धीमा करना मॉडरेटर का काम होता है। अगला लिखा एक प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, या कभी कभार ऐसे पूछता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूरी का। अगला लिखा है पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है, तो वो होता है 99%। अगला लिख रहा है अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती? तो वो करती ओजोन परत। ठीक, आसान क्वेश्चन 6, 7, 8 में पढ़ा होगा आपने। अगला लिखा कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? चूने के पानी को दूधिया में बदलती है, वो कौन सी गैस है? तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप चीज़ों को रिवीजन कर सके। बात जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितनी ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम उतना ही अच्छा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।